द बॉयज विद द गोल्डन स्टॉर्स। एक बार जो हुआ वह हुआ, और यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी होती। खैर, एक बार की बात है, एक सम्राट रहता था जिसके पास शासन करने के लिए आधी दुनिया थी, और इस दुनिया में एक बूढ़ा झुंड और उसकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां अन्ना, स्टाना और लैप्टिट्जा रहते थे। सबसे बड़ी अन्ना इतनी सुंदर थी कि जब वो भेड़ों को चराने ले जाती थी तो भेड़ें तब तक खाना भूल जाती थी जब तक वो उनके साथ चलती थी। दूसरी स्टेना इतनी सुंदर थी कि जब वह झुंड को हाँकती थी तो भेड़िए भेड़ों की रक्षा करते थे। लेकिन सबसे छोटी लैप्टिट्जा, जिसकी त्वचा दूध के झाग की तरह सफ़ेद थी और बाल बेहतरीन भेड़ के ऊन की तरह मुलायम थे, वह अपनी दोनों बहनों जितनी सुंदर थी जितनी सुंदर वह अकेली हो सकती थी। एक गर्मी के दिन, जब सूरज की किरणें धरती पर बरस रही थीं, तीनों बहनें स्ट्रॉबेरी चुनने के लिए पहाड़ के बाहरी इलाके में जंगल में गईं। जब वे ये पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि सबसे बड़े जामुन कहाँ उगते हैं, तो उन्हें घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, इतनी तेज कि आपको लगे कि पूरी सेना दौड़ती हुई आ रही है। लेकिन ये सिर्फ सम्राट था जो अपने दोस्तों और सेवकों के साथ शिकार पर जा रहा था। वे सभी अच्छे, सुंदर युवक थे, जो अपने घोड़ों को इस प्रकार बैठाते थे मानो वे उनका ही अंग हों, लेकिन उनमें सबसे अच्छे और सुंदर युवा सम्राट स्वयं थे। जब वे तीनों बहनों के निकट पहुंचे और उनकी सुंदरता को देखा, तो उन्होंने अपने घोड़ों को रोका और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सुनो बहनों, अन्ना ने कहा, जब वे आगे बढ़ रही थीं, अगर उन युवकों में से कोई मुझे अपनी पत्नी बना ले, तो मैं उसके लिए रोटी पकाऊंगी जो उसे हमेशा जवान और बहादुर बनाए रखेगी। और यदि मैं, स्टाना ने कहा, चुनी गई, तो मैं अपने पति के लिए एक शर्त बुनूंगी जो ड्रैगन से लड़ते समय उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। जब वह पानी से गुजरेंगे तो वह कभी भी भीगे नहीं होंगे, या अगर आग से गुजरेंगे तो भी वह झुलसेंगे नहीं। और मैं, लेप्टिट्जा ने कहा, जो आदमी मुझे चुनेगा उसे 2 लड़के दूंगी, जुड़वां, जिनमें से प्रत्येक के माथे पर एक सुनहरा तारा होगा, जो आकाश में चमकने वाले सितारों जितना चमकीला होगा। यद्यपि वे धीमी आवाज में बोल रहे थे, फिर भी युवकों ने सुन लिया और अपने घोड़ों के सिर मोड़ लिए। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, और तुम मेरी हो जाओगी, महारानियों में सबसे प्यारी, सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, और लेप्टिट्जा और उसकी स्ट्रॉबेरी को घोड़े पर अपने सामने झुलाया। और मैं तुम्हें ले लूंगा, और मैं तुम्हें, उसके 2 दोस्तों ने कहा, और वे सभी एक साथ महल में वापस चले गए। अगली सुबह विवाह समारोह हुआ और 3 दिन और 3 रातों तक पूरे राज्य में दावतों का दौर चलता रहा। और जब खुशियां खत्म हो गईं तो हर किसी की जुबान पर यह खबर थी कि अन्ना ने मकई मंगवाई है और उसने वह रोटी बनाई है जिसके बारे में उसने स्ट्रॉबेरी की क्यारियों पर बात की थी। और फिर कई दिन और रात बीत गए और इस अफवाह के बाद एक और अफवाह फैल गई कि स्टेना ने कुछ सन खरीदा है और उसे सुखाया है, कंघी की है और उसे लिनेन में काता है और उसे खुद ही उस शर्ट में सिल दिया है जिसके बारे में उसने स्ट्रॉबेरी की क्यारियों पर बात की थी। अब सम्राट की एक सौतेली माँ थी, और उसके पहले पति से एक बेटी थी, जो उसके साथ महल में रहती थी। लड़की की माँ को हमेशा से लगता था कि उसकी बेटी महारानी बनेगी, न कि दूधिया युवती, जो एक साधारण चरवाहे की संतान है। इसलिए वह लड़की से पूरे दिल से नफरत करती थी, और उसे बुरा करने के लिए बस समय का इंतजार करती थी। लेकिन जब तक सम्राट रात दिन अपनी पत्नी के साथ रहता, वह कुछ नहीं कर सकती थी, और वह सोचने लगी कि वो उसे अपने से दूर करने के लिए क्या कर सकती है। अंत में, जब सब कुछ विफल हो गया, तो उसने अपने भाई को, जो पड़ोसी देश का राजा था, सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने और एक बड़ी सेना के साथ कुछ सीमावर्ती शहरों की घेराबंदी करने में कामयाब कर लिया। इस बार उसकी योजना सफल रही। युवा सम्राट ने जैसे ही यह खबर सुनी, वह क्रोधित हो उठा और उसने कसम खाई कि कोई भी चीज़, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी, उसे युद्ध करने से नहीं रोकेगी। और जल्दी से अपने पास मौजूद सभी सैनिकों को इकट्ठा करके वह दुश्मन से भिड़ने के लिए निकल पड़ा। दूसरे राजा ने उसकी हरकतों की तेजी का अंदाजा नहीं लगाया था और वह उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था। जब वह बेखबर था, तो सम्राट ने उस पर हमला किया और उसकी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। फिर जब जीत हासिल हुई और जल्दबाजी में शांति की शर्तें तय की गईं,
तो वह अपने घोड़े की गति से घर की ओर चला और तीसरे दिन महल में पहुंचा। लेकिन उस सुबह जब आसमान में तारे फीके पड़ रहे थे, लिप्टित्सा के 2 छोटे लड़के पैदा हुए जिनके बाल सुनहरे थे और माथे पर सितारे थे। और सौतेली माँ, जो देख रही थी, उन्हें ले गई और महल के कोने में सम्राट की खिड़कियों के नीचे एक गड्ढा खोदा और उन्हें उसमें डाल दिया, जबकि उनकी जगह उसने 2 छोटे पिल्लों को रख दिया। सम्राट महल में आया और जब उसे खबर सुनाई गई तो वह सीधे लिप्टित्सा के कमरे में गया। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि लिप्टित्सा ने स्ट्रॉबेरी बेड पर किया गया वादा पूरा नहीं किया है, और हालांकि इससे उसका दिल लगभग टूट गया था, उसे सजा देने का आदेश देना ही था। इसलिए वह दुखी होकर बाहर गया और अपने पहरेदारों से कहा कि महारानी को गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया जाए, ताकि सभी को पता चल जाए कि सम्राट को धोखा देने का साहस करने वालों का क्या होगा। कुछ ही दिनों बाद सौतेली माँ की इच्छा पूरी हो गई। बादशाह ने उसकी बेटी को अपनी पत्नी बना लिया और फिर 3 दिन और 3 रात तक खुशियां मनाई गईं। आइए अब देखें कि उन 2 छोटे लड़कों के साथ क्या हुआ। बेचारे छोटे बच्चों को कब्र में भी चैन नहीं मिला। जिस जगह उन्हें दफनाया गया था, वहां 2 खूबसूरत छोटे एस्पन उगाए, और सौतेली माँ, जो पेड़ों को देखना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वे उसे उसके अपराध की याद दिलाते थे, ने आदेश दिया कि उन्हें उखाड़ दिया जाए। लेकिन सम्राट ने इसके बारे में सुना और पेड़ों को छूने से मना कर दिया और कहा, उन्हें अकेला छोड़ दो, मुझे उन्हें वहां देखना अच्छा लगता है। वे सबसे बेहतरीन एस्पन हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, और एस्पन के पेड़ ऐसे बड़े जैसे पहले कभी कोई एस्पन नहीं बढ़ा था। हर दिन वे 1 साल की वृद्धि करते थे और हर रात वे 1 साल की वृद्धि करते थे, और भोर में जब आकाश से तारे फीके पड़ जाते थे तो पलक झपकते ही वे 3 साल की वृद्धि कर लेते थे और उनकी शाखाएं महल की खिड़कियों पर फैल जाती थीं। और जब हवा उन्हें धीरे से हिलाती थी तो सम्राट दिन भर बैठकर उन्हें सुनता रहता था। सौतेली माँ जानती थी कि यह सब क्या है, और उसका मन पेड़ों को नष्ट करने का कोई तरीका खोजने से कभी नहीं रुका। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक महिला की इच्छा शक्ति पत्थर से दूध निकाल सकती है और उसकी चालाकी वीरों को परास्त कर सकती है। जो काम चतुराई से नहीं हो सकता, उसे कोमल शब्दों से पूरा किया जा सकता है, और अगर ये सफल नहीं होते हैं तो आंसू का स्रोत अभी भी बचा हुआ है। एक सुबह महारानी अपने पति के बिस्तर के किनारे बैठ गईं और उन्हें तरह तरह के सुंदर तरीकों से मनाने लगीं। कुछ समय बाद चारा काम करने लगा, लेकिन अंततः सम्राट भी मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, उसने अंत में कहा, अपनी मर्जी से पेड़ों को काट डालो, लेकिन एक से वे मेरे लिए बिस्तर बनाएंगे और दूसरे से तुम्हारे लिए। और महारानी को इसी से संतुष्ट होना पड़ा। अगली सुबह एस्पन के पेड़ काट दिए गए और रात होने से पहले ही सम्राट के कमरे में नया बिस्तर बिछा दिया गया। अब जब सम्राट उस पर लेटता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वह सामान्य से 100 गुना भारी हो गया है, फिर भी उसे एक तरह की शांति महसूस होती थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन महारानी को ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों और बिच्छुओं पर लेटी हुई है और वह अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। जब सम्राट गहरी नींद में सो रहा था तो बिस्तर जोर जोर से चटकने लगा और महारानी के लिए हर चटकने का एक मतलब था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई ऐसी भाषा सुन रही हो जिसे उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है, छोटे भाई? एक बिस्तर ने पूछा। अरे नहीं, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, उस बिस्तर ने उत्तर दिया जिस पर सम्राट सो रहा था। अब जब मेरे प्यारे पिता मेरे ऊपर आराम कर रहे हैं तो मुझे केवल खुशी ही महसूस हो रही है। यह मेरे लिए बहुत भारी है, दूसरे बिस्तर ने कहा, क्योंकि मुझ पर एक बुरी आत्मा लेटी है। और इस प्रकार वे सुबह तक बातें करते रहे। महारानी पूरी बात सुनती रहीं। भोर होते होते महारानी ने तय कर लिया था कि बिस्तरों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह ठीक उनके जैसे 2 और बिस्तर बनवाएगी और जब सम्राट शिकार पर जाएगा तो उन्हें उसके कमरे में रख दिया जाएगा। ऐसा किया गया और एस्पन बिस्तरों को एक बड़ी आग में जला दिया गया, जब तक कि राख का केवल एक छोटा सा ढेर ही नहीं रह गया। फिर भी जब वे जल रहे थे तो महारानी को वही शब्द सुनाई दे रहे थे जिन्हें केवल वही समझ सकती थी।
फिर वह झुकी और राख को इकट्ठा किया और उन्हें चारों दिशाओं में बिखेर दिया, ताकि वे नई भूमि और नए समुद्रों पर उड़ जाएं और उनमें से कुछ भी शेष न रहे। लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि जहां आग सबसे तेज जल रही थी, वहां से 2 चिंगारियां उड़ी और कुछ पल हवा में तैरने के बाद देश के बीचों बीच बहने वाली बड़ी नदी में गिर गईं। यहाँ चिंगारियां सुनहरे रंग की शल्क वाली 2 छोटी मछलियों में बदल गईं और एक मछली बिल्कुल एक दूसरे जैसी थी, इसलिए हर कोई पहली नज़र में ही बता सकता था कि वे जुड़वां बहनें होंगी। एक सुबह सुबह सम्राट के मछुआरे अपने मालिक के नाश्ते के लिए कुछ मछलियां लेने नदी में उतरे और धारा में अपने जाल डाले। जैसे ही आखिरी तारा आकाश से टिमटिमाया, उन्होंने उन्हें खींच लिया और मछलियों की भीड़ के बीच 2 मछलियां सोने के शल्क वाली थीं, जिन्हें किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। वे सब इकट्ठे हुए और आश्चर्यचकित हुए, और कुछ बातचीत के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे छोटी मछलियों को वैसे ही जीवित ले लेंगे जैसी वे थीं, और उन्हें सम्राट को उपहार के रूप में देंगे। एक मछली ने कहा, हमें वहां मत ले जाओ, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और वहीं हमारा विनाश है। लेकिन हम तुम्हारे साथ क्या करें? मछुआरे ने पूछा। जाओ और पत्तों पर पड़ी सारी ओस को इकट्ठा करो और हम उसमें तराएं। फिर हमें धूप में लिटा दो, और जब तक सूरज की किरणें उसको सुखा न दे, तब तक हमारे पास मत आना, दूसरी मछली ने उत्तर दिया। मछुआरे ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे बताया था। उसने पत्तों से ओस इकट्ठी की और उन्हें उसमें तैरने दिया, फिर उन्हें धूप में तब तक पड़ा रहने दिया जब तक कि ओस पूरी तरह सूख न जाए। और जब वह वापस आया, तो तुम्हें क्या लगता है उसने क्या देखा? 2 लड़के, 2 खूबसूरत युवा राजकुमार, जिनके बाल माथे पर लगे सितारों की तरह सुनहरे थे, और दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि पहली नज़र में हर कोई उन्हें जुड़वां समझ लेता। लड़के तेजी से बड़े हुए। हर दिन वे 1 साल बढ़ते थे, और हर रात 1 और साल, लेकिन भोर में, जब तारे फीके पड़ रहे थे, तो पलक झपकते ही वे 3 साल के हो गए। और वे लंबाई के अलावा अन्य चीजों में भी बढ़े। उम्र में 3 गुना, बुद्धि में 3 गुना और ज्ञान में 3 गुना। और जब 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, तो उनकी उम्र 12 साल, ताकत में 24 साल और बुद्धि में 36 साल हो गई। उन्होंने कहा, अब हमें हमारे पिता के पास ले चलो। इसलिए मछुआरे ने उनमें से प्रत्येक को भेड़ की खाल से बनी एक टोपी दी, जिसने उनके चेहरे को आधा ढक दिया और उनके सुनहरे बालों और माथे के सितारों को पूरी तरह से छिपा दिया, और उन्हें दरबार में ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी, और मछुआरा और उसके साथी एक अधिकारी के पास गए जो वहां खड़ा था। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम सम्राट से बात करना चाहते हैं। दरबान ने जवाब दिया, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह अपना खाना खत्म नहीं कर लेता। नहीं, जब तक वो इसे खा रहा है, दूसरे लड़के ने दहलीज पार करते हुए कहा। सभी सेवक ऐसे उद्दंड युवकों को महल से बाहर धकेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लड़के उनकी उंगलियों के बीच से पारे की तरफ फिसल गए और एक बड़े हॉल में प्रवेश कर गए, जहां सम्राट अपने पूरे दरबार से घिरे हुए भोजन कर रहे थे। हम अंदर जाना चाहते हैं, राजकुमारों में से एक ने दरवाजे के पास खड़े नौकर से तीखी आवाज में कहा। नौकर ने उत्तर दिया, ये बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा है? चलो देखते हैं। दूसरे राजकुमार ने नौकरों को दाएं बाएं धकेलते हुए कहा, लेकिन नौकर बहुत थे और राजकुमार सिर्फ 2। संघर्ष की आवाज बादशाह के कानों तक पहुंची। क्या बात है? उसने गुस्से से पूछा। अपने पिता की आवाज सुनकर राजकुमार रुक गए। सम्राट के पास जाकर एक सेवक ने उत्तर दिया, 2 लड़के जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते हैं। जबरदस्ती घुसने के लिए मेरे महल में बल प्रयोग करने की हिम्मत कौन कर सकता है? वे कौन से लड़के हैं? सम्राट ने एक ही सांस में कहा, हम नहीं जानते, हे शक्तिशाली सम्राट। सेवक ने उत्तर दिया, लेकिन वे निश्चित रूप से आपके जैसे ही होंगे, क्योंकि उनके पास शेरों की ताकत है और उन्होंने द्वार पर पहरेदारों को तितर बितर कर दिया है। और वे जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही घमंडी भी हैं, क्योंकि वे अपने सिर से अपनी टोपियां नहीं उतारते। सम्राट ये सुनते ही क्रोध से लाल हो गया। उन्हें बाहर निकालो, वह चिल्लाया। उनके पीछे कुत्तों को लगाओ। राजकुमारों ने कहा, हमें अकेला छोड़ दो और हम चुपचाप चले जाएंगे, और कठोर शब्दों पर चुपचाप रोते हुए पीछे हट गए।
वे लगभग गेट पर पहुंच ही गए थे कि एक नौकर दौड़कर उनके पास आया। सम्राट ने तुम्हें वापस लौटने का आदेश दिया है, उसने हौंफते हुए कहा। महारानी तुमसे मिलना चाहती हैं। राजकुमारों ने एक क्षण सोचा, फिर वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए और सीधे सम्राट के पास पहुंचे। उनकी टोपियां अभी भी उनके सिर पर थीं। वो फूलों से सजी और मेहमानों से भरी एक लंबी मेज के ऊपर बैठा था। उसके बगल में महारानी बैठी थी, जिसे 12 गद्दियों का सहारा था। जब राजकुमार अंदर आए तो एक गद्दी गिर गई और केवल 11 ही बचे। एक दरबारी ने कहा, अपनी टोपियां उतारो। सिर ढकना पुरुषों के बीच सम्मान की निशानी है। हम जो हैं वही दिखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सम्राट ने कहा, जिसका गुस्सा लड़के की आवाज की चांदी जैसी टोन के सामने कम हो गया था। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या चाहते हो। हम जुड़वां हैं, एक तने से निकली 2 शाखाएं जो टूट गई है और आधी जमीन में पड़ी है और आधी इस मेज के सिरहाने पर रखी है। हमने एक लंबा सफर तय किया है, हमने हवा की सरसराहट में बात की है, जंगल में फुसफुसाए हैं, हमने पानी में गाया है, लेकिन अब हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसे आप बिना जाने ही इंसानों की बोली में जानते हैं। और दूसरा तकिया नीचे गिर गया। महारानी ने कहा, उन्हें अपनी मूर्खता घर ले जाने दो। अरे नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दो, सम्राट ने कहा। तुम उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। चलो, लड़कों, मुझे कहानी सुनाओ। महारानी चुप रहीं, लेकिन राजकुमारों ने अपने जीवन की कहानी गाना शुरू कर दिया। एक बार एक सम्राट था, उन्होंने कहना शुरू किया और तीसरा तकिया नीचे गिर गया। जब वे सम्राट के युद्ध अभियान पर पहुंचे तो 3 गद्दियां एक साथ गिर गईं। और जब कहानी समाप्त हो गई तो महारानी के नीचे कोई तकिया नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टोपियां उठाईं और अपने सुनहरे बाल और सुनहरे सितारे दिखाए, सम्राट और उसके सभी मेहमानों की आंखें उन पर टिक गईं और वे इतनी सारी निगाहों की शक्ति को सहन नहीं कर सके। और अंत में वही हुआ जो शुरू में होना चाहिए था। लेप्टित्सा अपने पति के बगल में मेज के ऊपर बैठी थी। सौतेली माँ की बेटी महल की सबसे घटिया सिलाई करने वाली नौकरानी बन गई। सौतेली माँ को जंगली घोड़े से बांध दिया गया और हर कोई जानता था और कभी नहीं भूला कि जो कोई भी दुष्टता की ओर मुड़ता है उसका अंत निश्चित रूप से बुरा होता है।